मैंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ क्राइम रिपोर्टिंग की है। मेरा नाम शम्स ताहिर खान है, आज तक मैं हूँ और क्राइम रिपोर्टिंग मेरा पैशन है। बचपन में जासूस बनना चाहता था, मौका मिला नहीं इसलिए कि अपने देश में जासूसी का कोई स्कोप है नहीं। मैंने ट्राई किया ग्रेजुएशन के बाद, तो पता चला कि यहाँ जासूसी जो होती है वो सिर्फ इतनी होती है कि लड़का लड़की की शादी हो रही है, लड़के वाले कहते हैं लड़की का ज़रा पता कर दो कैरेक्टर ठीक है कि नहीं, लड़की वाले कहते हैं लड़का सिगरेट पीता है, शराब पीता है कि नहीं। तो मुझे लगा यार ये जासूसी करके क्या करूँगा, किसी का रिश्ता क्यों बिगाड़ूँ। किसी ने कहा क्राइम रिपोर्टर बन जाओ, तो फिर क्राइम रिपोर्टर इसलिए बन गया कि इसमें जासूसी का स्कोप था। और मुझे लगता था कि जितनी भी जर्नलिज्म तुम लोग पढ़ रहे हो उसमें बहुत सारे बीट्स होते हैं अलग अलग। बीट मीन्स जैसे मिनिस्ट्री होती है ना, तो डिफेंस मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, तो जर्नलिज्म में भी होता है क्राइम, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, है ना, बिजनेस। सबसे अलग मुझे क्राइम लगा, इसलिए कि अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो हर चीज़ रिपीट होती है। पॉलिटिकल में तुम देखोगी तो फिक्स है, शाम को बैठेंगे लोग, वही बातें घुमा फिरा करोगे, है ना, वही हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद सब वही होगा। स्पोर्ट्स में पता है कब टेस्ट मैच होगा, कब वनडे होगा, कब T20 होगा, सीरीज होगा। क्राइम अनएक्सपेक्टेड है, मुझे पता नहीं, अभी यहाँ हूँ, अचानक फ़ोन बज जाए, कहीं कुछ हो गया, भागना पड़ेगा। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है ना, ये मुझे अच्छी लगती है और कुछ ना कुछ नया करना होता है। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्राइम भी तो बोरिंग है, क्योंकि क्राइम में अगर तुम जाओ तो क्या है। अगर तुम लोगों ने पढ़ाई लिखाई की है, दो तरह के क्राइम होते हैं, एक हीनियस क्राइम, एक नॉर्मल क्राइम। हीनियस क्राइम दो चार ही हैं, रेप, मर्डर, डकैती, है ना, किडनैपिंग, बाकी चोरी या बाकी ये सारी चीज़ें मामूली हैं। अब एक मर्डर कितनी बार कवर करोगे। इंडिया में हमारे यहाँ हर साल 40,000 मर्डर होते हैं, 40,000। लेकिन एक मर्डर को आप 500 तरीके से कर सकते हो। एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन 15,000 तरीके से होती है। एक मर्डर का मोटिव 1000 उसके पीछे होता है, मकसद, है ना। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा चौंकाती है, तो मुझे लगा कि इसीलिए करना चाहिए और क्राइम रिपोर्टिंग में आ गया। और जिस दिन लगेगा कि अब बहुत हो गया उस दिन छोड़ दूँगा। अभी तक हर दिन ये लगता है कि नहीं, कुछ नया कर रहा हूँ, तो इसीलिए इसमें लगा हुआ। तुम लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, सिर्फ क्राइम रिपोर्टिंग के बारे में 3 एग्जाम्पल के साथ 3 चीज़ें बताऊँगा। हम लोग लकी हैं कि अब जिस दौर में हैं टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ गई है। अब पुलिस का 90% काम पता है कौन करता है, CCTV कैमरा, फॉरेंसिक एविडेंस, फॉरेंसिक रिपोर्ट। आज कहीं भी कोई क्राइम करे बच नहीं सकता, किसी न किसी कैमरे में कैद हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ केसेस अनसॉल्व होते हैं। वजह क्या है? और जो तुम लोग कर रहे हो अभी, जो तुम आओगे जब फील्ड में, तो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म ये है कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है। हमारे देश में जो रेप के केसेस हैं 75% में एक्यूज छूट जाता है। मतलब हर 100 रेप में 75 रेपिस्ट बरी हो जाता है, सिर्फ 25 को सज़ा मिलती है। और ये हाल तब है जबकि आज फॉरेंसिक एविडेंस हमारे सामने है। लेकिन अब कुछ सबूत या फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी है, तुम्हें इस्तेमाल ही करना नहीं आता तो क्या करोगे। बस इन 3 चीज़ों को याद रखोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि रिपोर्टिंग क्या होती है। सबसे पहले हम मीडिया वाले गुनहगार हैं। जब आरजीकर हॉस्पिटल का केस हुआ तो हम लोगों ने कहानी बनानी शुरू की कि ये रेप नहीं, गैंग रेप है। इसमें एक आदमी नहीं, 6, 7, 8, 10 लोग हैं। फिर एक पागल डॉक्टर आता है, वो टीवी में बैठ के कहता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 151 ml सीमेंस मिला है। ठीक है, अब सब ने चलाया, हमने एक परसेप्शन बनाया, हम ही गुनहगार हैं और फिर हम ही उसको बढ़ाते हैं। कैसे? ये बेस्ट एग्जाम्पल आरजीकर है। क्या हुआ कि जब ये हुआ तो आम लोगों को कैसे पता चलेगा? न्यूज़ चैनल से या अखबार से। तुम लोगों को पता चला आरजीकर में एक जूनियर डॉक्टर है, उसके साथ रेप नहीं गैंग रेप हुआ है, 151 ml सीमेंस मिला है, पूरा हॉस्पिटल इन्वॉल्व है। फिर खबर आई कि नहीं ये तो पूरा यहाँ सेक्स रैकेट चलता है। फिर आई कि यहाँ पे सीडी बनती हैं, है ना, अश्लील फिल्मों की। फिर आई ह्यूमन ऑर्गन की भी तस्करी होती है।
एक के बाद एक सारी कहानी आती गई और तुम सबके पास ये खबर पहुंचती रही। अब क्या हुआ, तुम सबकी एक सोच हो गई कि ये गैंगरेप है, यहाँ बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा था, बड़े लोग हैं, सब छुपा रहे हैं। खबर किसने दी? न्यूज़ चैनल ने। और उसके बाद परसेप्शन बनाया, तुम लोगों की सोच बन गई। लेकिन कानून, अदालत ये इन चीज़ों से नहीं चलता ना, सबूतों से चलता है। अब जिस डॉक्टर ने कहा 151 ml सीमन मिला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है, वो एक मिस्टेक था वहाँ पर, क्योंकि कायदे से एक इंसान का जो एवरेज सीमन होता है वो 2 to 3 या 2 to 2.5 ml। अब 2 या 3 ml और कहाँ 150 ml। अगर 151 जोड़ो तो इस हिसाब से करीब 40-50 लोगों ने गैंगरेप किया। ये सिंपल लॉजिक है, लेकिन इसको सुनना नहीं चाहता है। उसके बाद बाकी थ्योरी सारी आई, धीरे धीरे सब खत्म। एक फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है बाद में। फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहता है कि जो जूनियर डॉक्टर के सीमन मिले और जो एक्यूज था, इन दोनों के सीमन मैच कर गए और अननोन सीमन कोई मिला ही नहीं। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि एक सिंपल रेप था, कोई गैंग रेप नहीं। ये चीज़ें तभी पता चलेंगी जब लोग पढ़ेंगे। अब बताने को ये बता दिया है कि यार तुम्हारे डीएनए रिपोर्ट में आ गई, पर डीएनए होता क्या है? हम लोग असल में सवाल में सवाल ही नहीं करते हैं ना, और ये पढ़ने से पता चलता है। मैं कोई मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ाकू टाइप का, लेकिन अपने सब्जेक्ट पे मुझे क्या करना है। अगर मुझे डीएनए की चीज़ें पता हैं तो मैं अपनी रिपोर्टिंग अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। रेप के केसेस में अगर सिर्फ पुलिस स्पॉट से, क्राइम सीन से सैंपल अगर ढंग से उठा ले तो एक भी रेपिस्ट कोर्ट से बरी नहीं हो सकता है, लेकिन उठाने का तरीका ही नहीं मालूम है। आज भी हमारे 80% देश में झाड़ू के तिनके से सीमन के सैंपल लिए जाते हैं, अंदाज़ा लगा लो आज के दौर में। लेकिन डीएनए को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है ना, कोर्ट में कहीं भी। तो आरजे कर हॉस्पिटल में अगर पहले दिन से ये डीएनए की रिपोर्ट आ जाती, और एक डीएनए की रिपोर्ट आने में एवरेज 3 से 4 दिन लगता है, लेकिन ये पूरी स्टोरी क्यों इतने दिनों तक रही? क्योंकि डीएनए की रिपोर्ट ही नहीं आई, और आई तो सीबीआई दबा के बैठ गई। तो अब लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी स्टोरी बना रहे हैं, जबकि फैक्ट ये है कि अगले 72 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट आती है, आरजी कर हॉस्पिटल का पूरा सच पूरे देश के सामने होता है। ये 1 महीने तक स्टोरी नहीं चलती, ठीक है, और ये क्लियर हो जाता है कि ये गैंग रेप नहीं है, सिंपल एक रेप और मर्डर है। दूसरा इंसिडेंट, सुशांत सिंह राजपूत। तुम में से जितने लोग यहाँ बैठे हुए, मेरा मानना है कि मेजोरिटी यही कहेगी कि ये मर्डर है। कितने लोग? क्योंकि मैं जहाँ भी देश के कोने कोने में जाता हूँ, बल्कि गालियाँ पड़ती है अगर मैं कह दूँ कि सुसाइड है। लोगों के इमोशन जुड़े हुए हैं सुशांत के साथ। ये है, मेरे घर में कोई कुछ नहीं मानते। अब एक बड़ा सिंपल सा यह केस है सुशांत सिंह राजपूत। मैं बहस उस पर नहीं करूँगा, मैं सिर्फ फैक्ट्स की बात करूँगा। सुशांत सिंह राजपूत की जब बॉडी मिली, मैं मुंबई में 3 महीने था इस केस के लिए। तो पहली चीज़ ये आई कि उसकी जो बॉडी थी वो पैर जब उसने हैंगिंग की तो बेड से टच कर रहा था। तो जिस शख्स का पैर टच कर रहा है वो सुसाइड कैसे कर सकता है? दूसरा आया कि कोई टेबल या चेयर नहीं था बेड पे जिस पे खड़ा होकर उसने फंदा कसा। तीसरा आया कि फेब इंडिया के एक मामूली पतले से कुर्ते का वो फंदा कैसे बना सकता है? उस पर आदमी झूल ही नहीं सकता, और उसका वेट अराउंड 82 kg। तो फेब इंडिया का कुर्ता तुम लोगों ने देखा होगा, बहुत बारीक सा होता है। तो अब ये कहानियाँ उसके बाद उसमें भी आरजी कर की तरह चली कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, इसमें पॉलिटिकल कनेक्शन है, इससे पहले एक और सुसाइड हुआ था उसके साथ कनेक्शन है, बहुत सारी कहानियाँ। सीबीआई ने जांच की। आज 2024 है, 14 जून 2020 को उसकी मौत हुई थी। अब 4 साल से ऊपर हो गए। वो फाइलकार हैं और इस केस में कुछ नहीं हुआ और न होगा। अब कई लोग पूछते हैं कई लोग कि कौन है कातिल। जिस रात की इंसिडेंट हुआ उस दिन उस घर में 4 लोग थे। डॉक्टर तलवार, उनकी वाइफ नुपुर तलवार, आरुषि और हेमराज, ठीक है। सुबह हुई, 2 लोग जिंदा और 2 गायब, मतलब एक मुर्दा और एक हेमराज के हिसाब से गायब, लेकिन हेमराज भी मरा हुआ है। तो एक घर 4 लोग, दरवाज़ा सारा बंद, 2 मरे हुए हैं, 2 जिंदा हैं। अब एविडेंस सबूत कहाँ से आएगा?
और ये पूरा केस पता नहीं तुम लोगों में से कितने को मालूम है कैसे खड़ा हुआ कि माँ बाप ही कातिल हैं। उसके पीछे की कहानी पता है? उसमें हुआ ये कि जो L18 जो आरुषि का घर है नोएडा में, उस सोसाइटी में एक गार्ड है। पुलिस और CBI की टीम पहुंची, उसने पूछा कि ये बताओ 7 या 8 मई की रात की बात है ये 2008 कि रात को कोई आया? उसने कहा नहीं। उसने कहा घर से कोई निकला? उसने कहा नहीं। बोला साहब मैं तो यहीं बैठा हुआ हूँ 11 बजे से लेकर सुबह तक, मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा। ये उसका स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट पर यह मान लिया गया कि इस घर में कोई नहीं आया, ना कोई बाहर गया, इसलिए माँ बाप ही कातिल है। जबकि फैक्ट ये है कि जिस गार्ड ने ये बयान दिया, जिसके बयान पे ये पूरा केस खड़ा हुआ, तो में से सभी को ये पता होगा बेसिक ये कि छोटी सी चीज़ है कि सोसाइटी में या किसी के घर में कोई गार्ड होता है, कई बार सो जाता है, कई बार वॉशरूम जाएगा, कई बार कोई और गार्ड उनसे गप्पे मारेगा, बीड़ी पीने के लिए इधर उधर निकल जाएगा। तो अगर किसी को ये पूरी प्लान करके करना है तो वो गार्ड के मूवमेंट पे नज़र रखेगा। जैसे ही गार्ड इधर उधर हुआ वो घुसेगा और उसके बाद एक उसका दूसरा साथी बाहर होगा। जब वो बाहर आना होगा उसको गार्ड को बताएगा, मतलब उसको कि गार्ड अब अंदर है, वो बाहर निकल आएगा। तो ये बेतुका एक बयान, स्टेटमेंट जिसके ऊपर पूरा केस खड़ा था। आज भी पता नहीं आरुषि हेमराज को किसने मारा। मुझसे जब भी कोई पूछता तो मैं एक ही जवाब देता हूँ, अगर माँ बाप कातिल हैं तो फिर मैंने इनसे बेहतर एक्टर कोई नहीं देखा। और एक और जो चीज़ है, माँ बाप पे लोग शक करते हैं, उसकी एक बड़ी छोटी सी अजीब सी वजह है। वो कहते हैं एक लौती बेटी थी मर गई, माँ बाप को कभी रोते हुए नहीं देखा। मतलब अगर वो कैमरे पे रो देते दोनों तो लोग कहते हैं कि नहीं ये तो बेकसूर है। तो ऐसे हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं। लेकिन जो भी है कातिल, तब अभी तक तो ये परफेक्ट मर्डर पता नहीं चला। तो ये 3 केस, 3 एग्जाम्पल जो बताते हैं कि कैसे मीडिया पहले परसेप्शन बनाती है, कैसे हम बेसिक फैक्ट्स को भूल जाते हैं, फिर कैसे पूरे देश का जो सोच है बदल के रख देते हैं, और फिर बाद में हम बेशर्मी के साथ जब सच आता है तो हम भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या कहानियाँ गढ़ी थी। ये 3 बेस्ट एग्जाम्पल हैं। जब भी फील्ड में आओ हमेशा याद रखना कि जो तुम्हारी रिपोर्टिंग होती है जब तक अनसॉल्व है तो कितनी कहानियाँ गढ़ लो, लेकिन जिस दिन केस खुलेगा तो लोग याद रखते हैं कि किस किस ने क्या क्या बोला था। फिर तुम्हारी इमेज उसी से डेवलप होगी। अगर उन्हें लगेगा ये तो ये इसने इतनी बकवास की, आज ये केस में ये निकला। जैसे सपोज मैं यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, सिंपल सुसाइड केस। कल को CBI फाइल खोल दे और कहे नहीं ये मर्डर है, तो तुम में से हर एक यही सोचेगा यार आगे भाषण देके चला गया तो सिंपल सुसाइड है, ये तो मर्डर निकला, इसको भी पता नहीं था। तो इसीलिए इमेज सबसे ज़रूरी होती है। आपकी इमेज हर स्टोरी के साथ बनती जाती है।